Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver a very special talk that is on origin and evolution of insect. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट के इवोल्यूशन पे मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। जिस तरह कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक के प्रारंभ में प्रस्तावना का जैसे एक 2-3 पेज लिखे हुए होते हैं प्रीफेस के रूप में है, लेकिन प्रस्तावना के जो पेज है ये होते हैं किताब के सबसे पहले, लेकिन लिखे जाते हैं सबसे बाद में। पूरी पुस्तकें जब सारे चैप्टर लिख लिए जाते हैं, प्रूफ रीडिंग हो जाती है, उसके बाद में प्रस्तावना लिखी जाती है, लेकिन इसको सबसे पहले किताब के प्रारंभिक पेजेस में इसको इंजर्ट किया जाता है। उसी तरह एंटोमोलॉजी की कोई भी बुक हो, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट पे होगा। इस टॉपिक पे काफी समय से लड़कों की डिमांड थी कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पे आप एक डिटेल में चर्चा, एक डिटेल में वीडियो आप हमारे लिए बनाइए। तो इसी विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए मैं ये व्याख्यान अपना आज पूरा करूंगा। हालांकि ये व्याख्यान पहले डिलीवर हो जाना चाहिए था, क्योंकि एंटोमोलॉजी में करीब 50 के आसपास वीडियो मैंने बना के अब तक शेयर कर दिए हैं, लेकिन समय अभाव के कारण, कुछ मैटर उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं इस वीडियो को मैं कंपाइल नहीं कर पाया। लेकिन अभी हाल ही में कुछ किताबें मेरे पास आई है, जिसमें विशेष रूप से जैसे एक ये किताब है द इंसेक्ट, ऑथर है इसके गुलन एंड क्रस्टन। यह किताब देख रहे हो, इस किताब में काफ़ी अच्छा लिटरेचर इस ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट के बारे में दे रखा है। और एक सेकंड पुस्तक और है पीटरसन की, हालांकि फील्ड गाइड है, इसमें लिटरेचर बहुत कम है, लेकिन ये किताब भी इस व्याख्यान को तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हुई है। और एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट किताब एक और मेरे पास है अभी, यह है रोमोजर की, W.S. रोमोजर, साइंस ऑफ एंटोमोलॉजी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिनकी हेल्प लेते ये व्याख्यान मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक origin and evolution of insect। अब हालांकि origin of insect ये एक अलग से विस्तृत व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मैं कुछ स्लाइडें मैंने इस पीपीटी में इंजर्ट करी है, लेकिन origin वाला जो पार्ट है वो मैं इतना डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। origin वाले पार्ट को केवल पिक्चर के माध्यम से केवल मैं शेयर करूंगा। So first part of this lecture is origin of insect। सबसे पहले परिचय के रूप में यदि देखें, the class insecta is generally considered to evolve from a myriapod or protomyriapod prior to Devonian period। सामान्यतः यह माना जाता है कि क्लास इंसेक्टा की जो ओरिजिन है, जो इवोल्यूशन है, वो एक मीरियापोड या प्रोटोमीरियापोड के समान किसी एनिमल से हुई है, और इनकी उत्पत्ति का काल जो है वो डेवोनियन पीरियड से जस्ट पहले है, क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये कई तरह के पीरियड है। तो डेवोनियन काल से जस्ट पहले संभवतया इन इंसेक्टा की ओरिजिन हुई है मीरियापोड और प्रोटोमीरियापोड नामक एनिमल्स के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही में बैलार्ड के द्वारा द मॉलिक्यूलर डाटा ऑफ बैलार्ड डू नॉट सपोर्ट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड मीरियापोड। लेकिन बैलार्ड के द्वारा जो मॉलिक्यूलर डाटा जो प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान में जो रिसेंट जो ब्रांच है टेक्सोनोमी की वो डीएनए बेस्ड है, और जितना भी क्लासिफिकेशन आने वाले दिनों में आएगा वो डीएनए बेस्ड फिलोजेनी होगी, डीएनए बेस्ड टेक्सोनोमी होगी। तो बैलार्ड के जो मॉलिक्यूलर डाटा है
उन डाटा के आधार पर वो इसमें सेटिस्फाई नहीं है और वो क्लियर कट कहते हैं कि इंसेक्ट और मीडियापीट के मध्य किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, ये कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं जो इस रोंगोजर की पुस्तक में से मैंने लिए हैं और इनको सीक्वेंस के रूप में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली जो स्टेप है इसमें, इट रिप्रेजेंट्स द सेगमेंटेड लेगलेस एंड वर्म लाइक एनिमल्स। तो ये जो आप पहला जो फिगर देख रहे हो, ये फिगर है, ये एक वर्म के समान है, जस्ट लाइक केंचुए के जैसा है और इसकी पूरी बॉडी है वो आगे से पीछे तक सेगमेंटेड है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है ये प्रोस्टोमियम के नाम से जाना जाता है और लास्ट पार्ट जो होता है ये पेरीप्रॉक्ट के नाम से जाना जाता है। और इंसेक्ट के डेवलपमेंट में अपन देखते हैं कि इंसेक्ट का जो पूरा जो डेवलपमेंट है वो सेगमेंटल प्लान पर आधारित होता है। एक इंसेक्ट की इमेच्योर लार्वल स्टेजेस में टोटल 20 सेगमेंट जैसे होते हैं। इन 20 सेगमेंट में स्टार्टिंग के जो सेगमेंट है वो हेड की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में 7 से लेकर 9 तक के जो सेगमेंट हैं वो थोरेक्स की फॉर्मेशन करता है और 10 से लेकर 20 तक के जो सेगमेंट है वो एब्डोमेन की फॉर्मेशन करता है। इसलिए इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और एब्डोमेन के जो लास्ट के जो 2-3 सेगमेंट होते हैं वो जनरली गोनेपोफाइसिस में या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में या ओविपोस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको आप बाह्य जननांग के रूप में भी जान सकते हो। तो इंसेक्ट की ओरिजिन में सबसे पहली जो स्टेज है इनका जो सबसे पहला जो उद्विकास की ये श्रेणी में सबसे पहली जो स्टेज है ये कृमि के समान है, वर्म लाइक है और केंचुए के समान है। पूरी बॉडी है वो सेगमेंटेड है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के उपांग नहीं है, कोई रिसेप्टर्स नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है। अब ये वर्म लाइक जो एनालिड है ये फिर सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हुआ और सेकेंड स्टेज के जो मेन फीचर्स जो है, दिस सेकेंड स्टेज रिप्रेजेंट्स पेयर्ड bilateral lobe-like appendages on the somite as well as pair of simple eye and antenna। अभी जो सेकंड जो फिगर है 2 नंबर का, इसमें आप देख रहे हो इस क्रिएचर के अंदर सिंपल आई है वो डेवलप हो गई है, एक जोड़ी एंटीना डेवलप हो गई है और हर सेगमेंट में दोनों तरफ लेटरल अपेंडेजेस है वो भी डेवलप हो गए। लेकिन इन उपांगों में आप देख रहे हो इसमें कोई सेगमेंट्स नहीं है, जबकि उपांग जो होते हैं उसके अंदर जैसे टांगे जो होती है इसके अंदर तो 5 पार्ट है। इसके अंदर जैसे कार्डो है, स्टाइपीज है, सॉरी इसमें कॉक्शा है, ट्रंकेटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है। इसी तरह जो एंटीना होती है इसके अंदर कार्डो होता है, स्टाइपीज होती है, पेल्फिफर होती है। लेकिन ये जो वर्म लाइक एनालिड सेकेंड स्टेज में जब कन्वर्ट हुआ तो इसके अंदर ये अपेंडेजेस बन गए हैं, सिंपल आई बन गई है, एक जोड़ी इसके अंदर एंटीना बन गई है, लेकिन ये नॉन सेगमेंटेड है। अब थर्ड स्टेज में और इसके अंदर इवोल्यूशनरी चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग क्या है? थर्ड स्टेज रिप्रेजेंट्स बायलेटरल अपेंडेजेस ऑफ ईच बॉडी सेगमेंटेड बिकम्स सेगमेंटेड। तो इस 3 नंबर के फिगर में आप देख रहे हो कि जो उपांग जो इसमें बने थे, जो एंटीना बने थी, इसके अंदर ये सेगमेंट डेवलप हो गए और टांगे जो होती है इसके अंदर कोक्शा बनता है, ट्रोकेटर बनता है, फिर फीमर बनती है, फिर टीविया बनता है, फिर टार्सस बनता है। टार्सस में भी टार्सोमियस पाई जाती है और एंटीना जो होती है इसके अंदर कार्डो होता है, स्टाइपीज होती है, पेल्फिफर होता है और ये जो सिंपल आई जो थी ये यहाँ पर कंपाउंड आई में जैसे कन्वर्ट हो गया है, इसके अंदर ओमेटिडिया की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये थर्ड स्टेज जो है ये फिर 4 नंबर की स्टेज में जैसे कन्वर्ट हो रही है और फोर्थ जो स्टेज है इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगी उसमें मुख्य रूप से दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स दैट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बॉडी सेगमेंट बिकमिंग द टिपिकल प्रिमिटिव मैंडिबुलेट टाइप। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बॉडी के जो सेगमेंट है ये मैंडिबुलेट टाइप के जैसे हो गए हैं, यानी इसके अंदर माउथ पार्ट की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये जो चौथे फिगर में आप देख रहे हो इसके अंदर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेगमेंट ये मैंडिबुलेट टाइप के अंदर जैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, इसके बाद में जो स्टेज है इसके अंदर रिप्रेजेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड अपेंडेजेस ऑफ 7th, 8th एंड 9th रिटेन एज लोकोमोटर ऑर्गन्स। अब इस स्टेज में आप देख रहे हो कि इसके अंदर हेड और ये जो स्टार्टिंग ये जो सेगमेंट है इनके फ्यूजन से हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी और 7, 8, 9 नंबर के जो अपेंडेजेस हैं
ये टांगों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 7th 8th और 9th इनसे जनरली थोरेक्स की फॉर्मेशन होती है। 7th सेगमेंट है, इससे आगे चलकर प्रोथोरेक्स बनेगा। 8वें नंबर के सेगमेंट से मीजोथोरेक्स बनेगा और 9 नंबर के सेगमेंट से मेटाथोरेक्स बनेगा। और सबसे लास्ट जो स्टेज है इसके अंदर उसमें फिर रिप्रेजेंट्स ऑल बॉडी पार्ट्स। अब्डोमिनल 8th एंड 9th हैव बीन मॉडिफाइड इनटू जेनेटेलिया। और लास्ट स्टेज में आप देख रहे हो पूरी बॉडी है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई है। सबसे आगे हेड, फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमेन। और हेड की जो फॉर्मेशन है इसमें 6 सेगमेंट बनते हैं। हर सेगमेंट के अलग अलग नाम है इसमें, जैसे प्री एंटिनल सेगमेंट है, एंटिनल सेगमेंट है, इंटरकैलरी सेगमेंट है, मैंडिबुलर सेगमेंट है। और थोरेक्स जो है उसके अंदर 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और एब्डोमेन के अंदर जनरली है वो 11 सेगमेंट है। लेकिन एब्डोमेन के जो अंतिम जो सेगमेंट होते हैं ये बाह्य जननांगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें फीमेल के अंदर तो इनको ओविपोस्टर के नाम से जाना जाएगा और नर में ये फैलस के समान रचना में कन्वर्ट हो जाती है। और कॉमनली इसको गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के रूप में जैसे जाना जाता है। और इसमें आप देख रहे हो ये एंटीना है, इसके अंदर फुल डेवलपमेंट हो गया है। सिंपल आई की जगह कंपाउंड आई डेवलप हो गई है। और टांगों के अंदर कोक्सा, ट्रोंकेटर, फीमर, टिबिया, टार्सस ये सारे डेवलप हो गए। और डोर्सल सरफेस के ऊपर जो प्लेट है, कवरिंग प्लेट है, इसको टर्गम के नाम से जाना जाता है। और वेंट्रल सरफेस की जो प्लेट है इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। और लेटरल साइड की जो कवरिंग है इसको प्लूरोन के नाम से जाना जाता है। अब ये तो एक्सटर्नल फीचर्स जैसे दिखाए हैं ओरिजिन की स्टेजेस के। अब इनके हेड के अंदर इंटरनली क्या क्या चेंजिंग आती है, तो इसके भी कुछ ये सिस्टमेटिक फिगर्स हैं। हरिओम। इन फिगर में भी आप सक्सेसफुली आप देखोगे। सबसे पहला जो फिगर है, इट इज एनालिड लाइक एंसेस्टर विथ प्रोस्ट्रोमियम कंटेनिंग ए गैंग्लियोनिक मास। तो ये सबसे पहली जो स्टेज है ये एनालिड के समान है और इसका जो प्रोस्ट्रोमियम है इसमें गैंग्लियोनिक मास प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेज में क्यूटिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, अपेंडेजेस डेवलप हो जाते हैं और एपोडिम्स का विकास हो जाता है। तो ये सेकेंड स्टेज में आप देख रहे हो, इसके अंदर डोर्सल सरफेस पे क्यूटिकल है वो डेवलप हो गई है और लेटरल साइड में इसके अंदर ये अपेंडेजेस बन गए हैं। लेकिन अपेंडेजेस में अभी कोई सेगमेंट्स नहीं है। और दो सेगमेंट के बीच का जो जॉइंट जो था, इस जॉइंट के अंदर इन्वेजिनेशन होता है और इन्वेजिनेशन के कारण ये एक रचना बनती है जिसको एपोडिम के नाम से जाना जाता है। ये एपोडिम नामक रचना है, ये आगे चलकर एंडोस्केलेटन बनाती है और मांसपेशियों के लिए अटैचमेंट साइड है वो प्रोवाइड करती है। थर्ड स्टेज में आप देख रहे हो गैंग्लियन और फर्स्ट सोमाइट बिकम्स प्रीओरल। और थर्ड स्टेज में फर्स्ट सोमाइट का जो गैंग्लियन है इसकी जो पोजीशन है ये माउथ से पहले हो जाती है। माउथ से पहले पोजीशन है तो इसको प्रीओरल पोजीशन के नाम से जाना जाएगा। फोर्थ स्टेज में आप देख रहे हो गैंग्लियन ऑफ सेकंड सोमाइट बिकम्स नाउ प्रीओरल। अब फोर्थ स्टेज के अंदर सेकंड सोमाइट के जो गैंग्लियन है ये भी प्रीओरल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है, ये इसकी माउथ ओपनिंग है और इस एलिमेंट्री कैनाल से पहले सेकंड नंबर सेगमेंट, फर्स्ट नंबर सेगमेंट, इनके जो गैंग्लियन है ये प्रीओरल पोजीशन के अंदर ये डेवलप हो गए हैं। और लास्ट जो स्टेज है इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर ब्रेन के तीनों लोब यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, जिसको प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और टीटोसेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। और इंसेक्ट का हेड जो होता है इसके अंदर 6 जोड़ी जैसे गैंग्लियन, 3 जोड़ी गैंग्लियन इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो कि ब्रेन के रूप में है। इसके अंदर 3 सिलोमिक सैक देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है जिसको स्केलेराइट बोलते हैं उनकी संख्या भी 6 होती है। और हेड की फॉर्मेशन में भी 6 सेगमेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो इंसेक्ट के अंदर 6 की जो संख्या है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। इंसेक्ट में टांगे भी 6 होती है। इंसेक्ट की जो इसके गिजार्ड है उसके अंदर स्पाइन जो होते हैं उनकी संख्या भी 6 होती है। रेक्टल पैड की संख्या भी जनरली 6 होती है। तो 6 नंबर है ये एक तरह से नेचुरली सिलेक्टेड है। 6 की संख्या है इसका एक तरह से
प्राकृतिक चयन हुआ है और इसके पीछे भी एक काफी इवोल्यूशनरी इनकी सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ सक्सेसिव फिगर है वो मैंने आपसे यहाँ शेयर किए हैं ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट से संबंधित। हालांकि ये टॉपिक है, डिटेल है, और इसके लिए अलग से मैं एक व्याख्यान आपके लिए मैं तैयार करूंगा, ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट। यहाँ केवल सुपरफिशियली मैंने इसके पार्ट को मैंने टच किया है। अब इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस सेकंड पार्ट को मैं डिटेल में आपसे मैं शेयर करूंगा। ये एक इवोल्यूशनरी फिगर जैसे यहाँ पर दिखाया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ। इसमें सबसे पहले जैसे मैरीन वाटर कंडीशन है और मैरीन वाटर के अंदर ये डेकापोड्स हैं, इनकी संख्या काफी अबंडेंट है। मैरीन वाटर से फिर फ्रेश वाटर सिचुएशन डेवलप हुई, इसके अंदर आप देख रहे हो ब्रैकियोपोड्स का बाहुल्य है, और फ्रेश वाटर से फिर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन डेवलप हुई और इसके अंदर ये हेक्सापोड जो है ये काफी विकसित है। तो ये एक इवोल्यूशनरी डायग्राम है, ग्राफिकल डायग्राम है, और ये इधर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसमें दिखाया कैम्ब्रियन पीरियड है, ऑर्डोविशियन पीरियड है, ये सिल्यूरियन पीरियड है, फिर ये डेवोनियन पीरियड है, और इंसेक्ट की जो ओरिजिन है ये डेवोनियन पीरियड के आसपास ही हुई है। अब इवोल्यूशन की जो स्टेजेस है, कारपेंटर नामक एंटोमोलॉजिस्ट ने इंसेक्ट इवोल्यूशन को 4 स्टेजेस के अंदर जैसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज में द अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, तो सबसे पहले जो पंख विहीन जो कीट है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद में सेकंड स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ विंग, इनके अंदर पंखों का विकास कैसे हुआ। थर्ड स्टेज में इवोल्यूशन ऑफ विंग, पंखों के अंदर उद्विकास कैसे हुआ। और फोर्थ स्टेज में इवोल्यूशन ऑफ प्यूपल स्टेजेस, प्यूपल जो प्रावस्था है वो कैसे बनी। तो इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट है, इसको मैं 4 पार्ट में 4 स्टेजेस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट स्टेज इज अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट, सेकंड स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, third stage is evolution of wings, and fourth stage is evolution of pupal stages. First stage is the appearance of primitive wingless insect. It is probably resembled contemporary Archaeognatha and Thysanura, क्योंकि प्रारंभिक जो विंगलेस इंसेक्ट है ये आर्कियोग्नेथा और थाइसेन्यूरा से मिलते जुलते हैं, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थाइसेन्यूरा जैसे सिल्वर फिश, जिसको लेपिस्मा के नाम से भी जाना जाता है, और आर्कियोग्नेथिया का जो रिप्रेजेंटेशन है ये स्प्रिंग टेल के रूप में निरूपित होता है, एंड दे अपीयर ड्यूरिंग सिल्यूरियन पीरियड, और ऐसा मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति है वो सिल्यूरियन पीरियड से पहले हो गई है। और ये इधर ये एक क्लेडोग्राम जैसे दिखाया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ, और किस टाइम स्केल में किस किस इंसेक्ट की किन किन ऑर्डर की जैसे उत्पत्ति हुई, उसका ये यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके पश्चात द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोग्नेथा एंड द एंटोग्नेथस कोलम्बोला आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डेवोनियन एज रॉक्स। तो आर्कियोग्नेथा और एंटोग्नेथस कोलम्बोला, इसके जो जीवाश्म है ये डेवोनियन पीरियड की चट्टानों से प्राप्त हुई है। ये इस फिगर आप देख लो, ये जो चट्टानें हैं ये डेवोनियन पीरियड की है। द डाइवर्जेंस ऑफ एक्टोग्नेथस एंड एंटोग्नेथस इंसेक्ट टुक प्लेस प्रायर टू डेवोनियन पीरियड, और ऐसा माना जाता है कि एक्टोग्नेथस और एंटोग्नेथस इंसेक्ट का जो डाइवर्जेंस है ये डेवोनियन पीरियड से जस्ट पहले प्रारंभ हो गया है। द अर्लीस्ट मीरियापोड फॉसिल्स फाउंड इन सिल्यूरियन पीरियड, और सबसे पहले जो प्रारंभिक जो मीरियापोड है जिनसे मानते हैं कि इंसेक्ट की ओरिजिन हुई है, इनके जो जीवाश्म है ये सिल्यूरियन पीरियड से प्राप्त हुए हैं। इस फॉसिल्स में आप देख लो ये जैसे कोई मीरियापोड जैसे एनिमल है और उसके फॉसिल्स के ये प्रिंट हैं। इट सीम्स दैट 6-legged condition in insect existed in the Silurian or perhaps exist earlier, और ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट में जो 6 टांगों की जो स्थिति है ये सिल्यूरियन पीरियड के अंदर विकसित हो गई थी, या सिल्यूरियन पीरियड से पहले इनका डेवलपमेंट हो गया था। तो यहाँ पर भी एक ये फॉसिल्स आप देख रहे हो जिसके अंदर पंखों को जैसे दिखाया गया है इसके अंदर।
सेकेंड स्टेज है फिर इसमें एवोल्यूशन की, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ विंग्स। क्योंकि पहली जो स्टेज है वो तो विंगलेस है, अब विंगलेस इंसेक्ट में फिर पंखों का जैसे डेवलपमेंट हुआ है। अब पंखों का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके लिए भी कई सिद्धांत हैं, कई थ्योरीज है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सो सम टाइम इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, some 350 million years ago, when there were only two major land masses, insect began flying। तो ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, या आज के लगभग 350 बिलियन वर्ष पहले, उसमें केवल दो मेजर लैंड मासेज ही थे, उसमें इंसेक्ट ने उड़ना प्रारंभ कर दिया था। हाउ एंड व्हाई इंसेक्ट विंग डेवलप, इंसेक्ट में पंखों का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, हाउ एवर इज नॉट वेल अंडरस्टूड। अब ये जो फिनोमिनन है ये काफी क्लियर कट नहीं है, लार्जली ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ एप्रोप्रिएट फॉसिल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द लोअर कार्बोनिफेरस। क्योंकि पंखों की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसेक्ट में फ्लाइट मैकेनिज्म कैसे डेवलप हुई, इस संदर्भ में फॉसिल एविडेंस बहुत कम है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग सिद्धांत है वो प्रतिपादित किए गए हैं पंखों की उत्पत्ति के संबंध में। ये एक इंसेक्ट विंग का फॉसिल्स आप देख रहे हो, काफी शानदार ये इंप्रेशन इसके अंदर डेवलप हुआ है। अब पंखों की ओरिजिन के एक्सप्लेन करने के लिए चार सिद्धांत जो है वो प्रपोज किए गए हैं। इसके एक तो पैरानोटल हाइपोथेसिस, सेकेंड इज एपिकॉक्शियल हाइपोथेसिस, थर्ड इज एंडाइट एक्साइट हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ इज शोलर कलेक्टर हाइपोथेसिस। फर्स्ट इज पैरानोटल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चैपमैन। इस सिद्धांत को सबसे पहले चैपमैन ने 1961 में प्रपोज किया था, एंड दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय कॉर्चेफ, हाइडर, पैकार्ड, कॉम्स्टोक एंड नीदम। और इस सिद्धांत को कॉर्चेफ ने, हाइडर ने, पैकार्ड ने, कॉम्स्टोर और नीदर ने इसको सपोर्ट किया। विंग्स डेवलप्ड एज लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक टर्कम। और ये थ्योरी ऐसा मानती है कि पंखों का जो विकास है वो थोरेसिक टर्कम, जिसको नोटम भी बोलते हैं, उसके लेटरल एक्सपेंशन के कारण इन पंखों की ओरिजिन हुई है। इस हाइपोथेटिकल फिगर में आप देख रहे हो, इसके अंदर जो ब्लू कलर में जो इंडिकेट किया है ये नोटल एरिया है, पैरानोटल हाइपोथेसिस। इसमें जो येलो कलर में जो है ये वेंट्रल सरफेस है। तो प्रॉक्सिमल कॉक्सापोडाइट प्लस एक्साइट, और ये जो एरिया दिखाई ये कैरिनेटेड मार्जिन है, और ये नोटल जो पार्ट है ये पंखों के दर्जे से कन्वर्ट हो रहा है। इसमें आगे जैसे फोर विंग को रिप्रेजेंट किया है, पीछे हाइंड विंग को रिप्रेजेंट किया है। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग फैक्ट्स। पैरानोटल थ्योरी है, इसकी व्याख्या करने के लिए ये कुछ तथ्य हैं जो इसके फेवर में है। द मैनर ऑफ विंग डेवलप्ड इन द लोअर टेरिकोट्स। लोअर टेरिकोट, लोअर श्रेणी के जो टेरिकोट है उनके अंदर पंखों का जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से लेटरल एक्सटेंशन के रूप में होता है, इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता मिली है। पैरानोटा आर फाउंड ऑन द थोरेसिक रीजन ऑफ पैलियोडिक्टियोप्टेरा। और ये पाया गया कि पैलियोडिक्टियोप्टेरा जो इंसेक्ट है इनके थोरेसिक क्षेत्र में पैरानोटम जो है वो पाई जाती है। पैरानोटा और ऑल्सो फाउंड इन निम्फ ऑफ कैलोटर्मीज एंड इन मेंटिस। और यह भी देखा गया कि कैलोटर्मीज और मेंटिड में भी पैरानोटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इन लेपिश्मा द पैरानोटल एक्सपेंशन आर सप्लाइड विद ट्रैकी and blood capillaries which are arranged in a pattern somewhat similar to found in developing wings। और ये पाया गया कि लेपिश्मा के अंदर, सिल्वर फिश के अंदर पैरानोटम का जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर ट्रेकिया पाई जाती है, रक्त केशिकाएं पाई जाती है, और इन ट्रेकिया और ब्लड कैपिलरीज का पैटर्न, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वैसे ही होता है जिस तरह के डेवलपिंग विंग्स के अंदर जैसा देखने को मिलता है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द पैरानोटा बिकम सफिशिएंटली लार्ज। और ये पाया गया कि इवोल्यूशन के दौरान पैरानोटम की साइज है वो बड़ी हो गई है, एंड इट टुक टू फॉर्म एंड फंक्शंस एज ए विंग। और ये बड़ी आकार का बढ़ा हुआ जो पैरानोटम है ये पंखों में रूपांतरित हो गया, या पंखों के रूप में यह कार्य करने लग गया।
लेटर ऑन दे डेवलप द पावर ऑफ मोमेंट, और बाद में इनके अंदर मोमेंट की जो गतिविधि है, फ्लाइट कैपेसिटी है, वो इनके अंदर डेवलप हो गई है। तो ये पहला सिद्धांत है पैरानोटल हाइपोथेसिस। इसका बाद सेकंड जो कंसेप्ट है और पंखों की उत्पत्ति के संदर्भ में, ये सेकंड थ्योरी है एपिकॉक्सल थ्योरी या ट्रैकियल गिल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय लुबॉक। इस सिद्धांत को लुबॉक ने प्रपोज किया, लुबॉक ने इसको सपोर्ट किया। ग्रोमनलॉन्ग, वर्जन एंड वुडवर्थ, और लुबॉक के साथ साथ इसमें और साइंटिस्ट भी है, जिसमें ग्रोमनलॉन्ग है, वर्जन है, वुडवर्थ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, wings derived from thoracic tracheal gills, which has lost their original function and adapted for the purpose of flight. और ये माना गया कि ये जो thoracic tracheal gills है, इन्होंने अपना रेस्पिरेशन का जो मूल फंक्शंस था, वो तो इनका खत्म हो गया और ये पंखों के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि गिल्स के अंदर भी जैसे ट्रैकेल सप्लाई होती है, पंखों के अंदर भी ट्रैकेल सप्लाई होती है। तो इन सिमिलरिटीज के कारण इस तरह का ये कंसेप्ट जो है वो माना गया है। और इस हाइपोथेटिकल फिगर में आप देख रहे हो, जैसे ये जो अब्डोमिनल के जो गिल्स हैं, ये गिल्स संभवतः ये थोरैक्स रीजन में शिफ्ट हो गए और इन्हीं गिल से आगे चलकर ये पंखों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं। ये मुख्य डीमेरिट्स क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रैकेल गिल्स वेरीज। अलग अलग इंसेक्ट में ये पाया गया कि ट्रैकेल गिल्स जो है, इनकी पोजीशन है वो अलग अलग है। कुछ में ये डोर्सल सरफेस पे है, टर्गम पे। दे मे ग्रोन फ्रॉम स्टर्नम और फ्रॉम प्लूरॉन। कुछ इंसेक्ट में ट्रैकेल गिल्स की ओरिजिन स्टर्नम से भी होती है, कुछ में प्लूरॉन से होती है। दे मे प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ एब्डोमेन। कुछ इंसेक्ट में ये एब्डोमेन के एपेक्स में पाई जाती है। हेड एंड इवन बिटवीन द विंग्स। कुछ इंसेक्ट के हेड में भी ट्रैकेल गिल्स पाए जाते हैं और कुछ इंसेक्ट में दोनों पंखों के बीच में भी ट्रैकेल गिल्स पाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ट्रैकेल गिल्स की जो पोजीशन है, ये अलग अलग प्रकार की है, वेरिएबल प्रकार की है। अब ये ट्रैकेल गिल्स की पोजीशन अलग अलग होने के कारण ये पंखों की ओरिजिन को, पंखों के उद विकास को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि मान लीजिए अब एब्डोमेन में गिल्स हैं, जबकि पंख जो होते हैं वो तो थोरैक्स में पाए जाते हैं। गिल्स मान लीजिए हेड में पाए जाते हैं, जबकि पंख है वो थोरैक्स में पाए जाते हैं। तो ये कुछ इस सिद्धांत की डीमेरिट्स भी हैं। इसका तीसरा जो सिद्धांत है, दैट इज एंडाइट एक्साइट थ्योरी। दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय ट्रूमैन based on studies by Goldsmith in 1945 on Drosophila melanogaster। तो ये जो सिद्धांत है, इसका डिटेल डिस्कशन ट्रूमैन नामक वैज्ञानिक ने किया है। in which a pod variation displayed a mutation transforming normal wings to what was interpreted as triple jointed leg arrangement with some additional appendages, but lacking the tarsus where the wing's costal surface normally would be. This mutation was reinterpreted as strong evidence for a dorsal excite and endite fusion rather than a leg, with appendages fitting in much better with the hypothesis. And the innervations, articulation, and musculature required for the evolution of wings are already present in podomius. इसके बाद चौथा जो सिद्धांत है, दैट इज सोलार कलेक्टर थ्योरी। ये वर्तमान में सिद्धांत है, रिसेंट थ्योरी है। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डगलस एंड Kingsolver and Cahill in 1985. They proposed that lateral lobes present serve as plate to absorb heat. ये सिद्धांत कहता है कि लेटरल साइड में जो लोब जो होते हैं, ये हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। देयर आफ्टर दीज स्ट्रक्चर शिफ्टेड टू लेग्स मसल्स। इसके पश्चात ये जो रचना है, ये टांगों की मांसपेशियों में जैसे विस्थापित हो गया, enabling the insect to run to seek food और escape from enemies at low temperature। और टांगों की जो मांसपेशियां विकसित हुई है, ये भोजन की तलाश के लिए या अपने जो प्रीडेटर है उनसे बच के भागने के लिए जैसे डेवलप हुई है। Thoracic lobe serving originally for thermoregulation might also served in sexual display।
और ये माना गया है कि थोरेसिक लोब जो है वो थर्मो रेगुलेशन में तो काम आते ही आते हैं, उसके अलावा ये सेक्सुअल अट्रैक्शंस में भी, कॉर्टशिप के अंदर भी ये काम में आते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है कि इनमें ब्यूटीफुल कलरेशंस पाई जाता है। आफ्टर द origin of wing, a side stretching of the thoracic body wall, the second step in the evolution of capacity to hold the wings vertically like mayfly and damselfly। और लास्ट में ये पाया गया कि पंखों का जब डेवलपमेंट हो गया तो ये पंख वर्टिकल पोजीशन में है, उसके बाद इन्हें फ्लेक्शन मैकेनिज्म है वो डेवलप हुई है, बाद में इनके अंदर फ्लाइट मैकेनिज्म है वो डेवलप हुई है। तो ये सेकंड जो पार्ट था इसका, दैट इज origin ऑफ इंसेक्ट और ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ विंग, और पंखों का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके लिए ये अलग अलग सिद्धांत है प्रतिपादित किए गए। अब इवोल्यूशन में थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन की, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ ए विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म। जो पहले स्टेज में आपने देखा विंगलेस इंसेक्ट की ओरिजिन हुई, सेकेंड स्टेज में पंखों युक्त इंसेक्ट की ओरिजिन हुई, अब थर्ड स्टेप में पंख जो डेवलप हुए हैं इनके अंदर फ्लेक्शन मैकेनिज्म है वो डेवलप हो रही है, और लास्ट जो स्टेज आएगी उसके अंदर प्यूपल स्टेज है उसका डेवलपमेंट होता है। तो थर्ड स्टेज इवोल्यूशन ऑफ ए विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म, इट टेक्स प्लेस इन लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड। और ऐसा मानते हैं कि पंखों में फ्लेक्शन मैकेनिज्म है ये कार्बोनिफेरस पीरियड से प्रारंभ में, लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में ये विकसित हुई है। दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ विंग टू फोल्ड फ्लैट ओवर द एब्डोमेन और रूट लाइक अबव द एब्डोमेन। सच इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज नियोप्टेरन्स। और इस तरह के जो इंसेक्ट है जो अपने पंखों को मोड़कर थोरैक्स के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर एक छत के रूप में, एक डोर्सल कवरिंग के रूप में जो पंखों को समेट लेते हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं ये नियोप्टेरा के नाम से जाने जाते हैं। बोथ नियोप्टेरस एंड पेलियोप्टेरस अपीयर एट द सेम टाइम इन अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। और यह माना गया कि नियोप्टेरस और पेलियोप्टेरस इन दोनों की जो उत्पत्ति है ये कार्बोनिफेरस पीरियड के अपर ट्रेटा के अंदर जैसे हुई है। विंग फोल्डिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स हिंज मैकेनिज्म। अब पंखों में जब फोल्डिंग हो रही है तो इसके अंदर हिंज जॉइंट का डेवलपमेंट हुआ होगा, हिंज के साथ विशेष तरह की मांसपेशियां हैं वो डेवलप हुई होगी, और आगे चलकर पूर्व में मैंने व्याख्यान विंग कपलिंग एपरेटस पे जैसे दिया है, एक फ्लाइट मैकेनिज्म पे दिया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पंखों के साथ जो मांसपेशियां जुड़ी है वो दो तरह की है, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं, एक इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स हैं। The forewing in some cases become thickened, serving to protect the hind wing। और कुछ इंसेक्ट में ये पाया गया कि अग्रजोड़ी जो पंख है ये थोड़े मोटे हो जाते हैं और पश्च पंखों की एक तरह से सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शंस करते हैं। Many Neopterans reduces the number of fins। कई नियोप्टेरन्स के पंखों में सिराओं की संख्या में कमी पाई गई है, एंड दे हैव द टेंडेंसी टू कंसंट्रेट एट एंटीरियर एंड विच रिजल्टेड इनटू ए फॉरवर्ड थ्रस्ट। और अधिकांश इंसेक्ट में ये देखा गया है कि इन सिराओं के अंदर फ्यूजन देखा गया है, या ये सिराएं पंखों के एंटीरियर पार्ट में एक जगह कंसंट्रेट हो गई है, और इस कंसंट्रेशन के कारण इनमें फॉरवर्ड थ्रस्ट की जो परिघटना है वो देखने को मिली है। The earliest Neopterans underwent a gradual external development of their wing pad through the immature stages। और सबसे प्रारंभिक जो नियोप्टेरन्स हैं इनके अंदर ही पाया गया कि पंखों के नीचे विंग पैड का जो डेवलपमेंट हुआ है, और such insects are called as exoterigot and they show the hemimetabolous metamorphosis। और इस तरह के जो इंसेक्ट जिनके अंदर विंग पैड का डेवलपमेंट देखा गया, विंग पैड की उपस्थिति देखी गई, ये इंसेक्ट एक्सोटेरिकोट के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो इंसेक्ट है इनके अंदर इनकम्प्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी हेमी मेटाबोलिस टाइप का कायांतरण इसमें पाया जाता है, और इनके परिवर्तन में प्यूपल स्टेजेस नहीं होती है, केवल 3 प्रावस्थाएं परिवर्तन के दौरान देखने को मिलती है। और इसमें चौथी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ प्यूपल स्टेज। इन दिस लास्ट स्टेप डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इस स्टेज के अंदर जो प्यूपा स्टेज विकसित हो गई है, इसका मतलब इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो पाई जाता है, और इसके परिवर्तन में 4 मुख्य प्रावस्थाएं देखने को मिलेगी।
जिसमें सबसे पहली स्टेज अंडों के रूप में, जिसको एग बोलते हैं। इनमें एग में जब हैचिंग होती है तो इसमें लार्वल स्टेजेस बनती है। ये लार्वा फिर प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होते हैं और प्यूपा जो है वो लास्ट में अडल्ट पे कन्वर्ट होते हैं। तो जब परिवर्तन में ये चारों प्रावस्थाएं जब प्रेजेंट हों तो इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। दे डेवलप द कैपेसिटी टू रिटेन देयर विंग्स पैड इंटरनली एज इमेजिनल डिस्क। अब इन इंसेक्ट में जो इमेजिनल डिस्क है, विंग पैड है, वो पंखों के बड के अंदर है और पंखों के बड के अंदर होने के कारण इन इंसेक्ट को एंडोटेरिकोट का नाम दिया है। द सेडेंटरी प्यूपल स्टेज इज डेवलपमेंट बिटवीन लार्वा एंड अडल्ट एंड दे शो द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें जो प्यूपा जो प्रावस्था है ये बहुत ही निष्क्रिय स्टेज है, हालांकि वैसे निष्क्रिय नहीं है, अंदर इसमें गतिविधियां चलती रहती है, लेकिन ये प्यूपेरियम के अंदर जैसे बंद है और एक इनर्ट स्टेज के रूप में, एक नॉन मोटाइल स्टेज के रूप में ये जैसे देखी जाती है। By shifting of habitat, insect get benefits from more nutrients from aquatic habitat and more mate choice in terrestrial habitat. अब इंसेक्ट में जब इवोल्यूशन हो रहा है, इंसेक्ट में जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें आपने देखा कि एक्वेटिक हैबिटाट से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि इनके जो अधिकांश लार्वल स्टेजेस हैं वो मान लीजिए एक्वेटिक होते हैं, अडल्ट जो है वो प्राय टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटाट से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में जब शिफ्टिंग हो रही है तो एक्वेटिक हैबिटाट है उसके अंदर पोषक पदार्थ बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि टेरेस्ट्रियल मीडियम में न्यूट्रिएंट की उपलब्धता बहुत कम है। लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में मैट चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैट सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जबकि एक्वेटिक मीडियम में इसकी संभावनाएं बहुत ही नगण्य के बराबर है। इन लार्वा स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप सच एज गिल्स, प्रोलेक्स, specialized mouth parts and glands which in adult replaced by other structures। और यह पाया गया कि लार्वल जो स्टेजेस होती है इसमें विशेष रचनाएं विकसित हो जाती है, जो गिल्स के रूप में पाई जाती है, प्रोलैग के रूप में पाई जाती है, विशेष मुखांगों के रूप में पाई जाती है, ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है, जो बाद में अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हिंटन कंसीडर अदर इश्यूज लाइक, लेकिन हिंटन ने इन रचनाओं के अलावा कुछ और रचनाओं का भी जिक्र किया है जो इवोल्यूशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जैसे ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम क्योंकि एक्वेटिक इंसेक्ट है उसके अंदर तो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, लेकिन अडल्ट इंसेक्ट में जो श्वसन प्रक्रिया है वो ट्रैकिया के द्वारा संपन्न होती है। तो ट्रैकियल सिस्टम का जो इसमें विकास हो रहा है ये भी उद्भिद विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इम्परमिएबल क्यूटिकल, जो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है वो अपारगम्य होती है। प्रेजेंस ऑफ फैट बॉडीज, इनके ब्लड के अंदर, हिमोलिम्फ के अंदर फैट बॉडीज का पाए जाना। दीज आर कंसिडर्ड एज प्री एडेप्टेशंस, और ये जो लक्षण है एक तरह से ये पूर्व अनुकूलित लक्षणों के रूप में इनको कंसीडर किया गया है। दे आर कंसिडर्ड एज ए फीचर्स ऑफ प्री एडेप्टेशन। ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या डिफरेंस है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, it is a type of metamorphosis that has only 3 stages in the life cycle। तो इस तरह के इंसेक्ट होंगे इनके परिवर्धन में केवल 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में डेवलपमेंट में 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हैज 3 stages which are egg, nymph and adult, but in case of complete metamorphosis 4 stages are present which are egg, larvae, pupa and adult। Nymph almost look similar as the adult। nymph जो होता है ये दिखने में adult के समान ही होता है, and the feed habit are the same in both cases। और nymph और adult दोनों में feeding की जो डाइट है वो लगभग एक समान होती है, लेकिन complete metamorphosis में larva is completely different from the adult। larva जो है ये पूर्णतया adult से काफी बातों में different होता है। nymph are involved in incomplete metamorphosis। निम्फ जो है वो अपूर्ण कायांतरण के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व्स विथ लार्वल एंड प्यूपल स्टेजेस। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वल और प्यूपल अवस्थाएं दोनों पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे कॉकरोच, ग्रास होपर्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड ट्रू बग्स। इसके एग्जांपल है बीटल्स, बीज, आंट्स, बटरफ्लाइज, मोथ,
एंड मॉस्किटोज। और सिनोनिम के रूप में यदि देखें तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है ये एक प्रकार से इम्परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस है और इसको हेमी मेटाबोलिस के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है ये एक प्रकार का परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस है और इसको होलो मेटाबोलिस इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये इंसेक्ट के इवोल्यूशन की 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले टेरिगोट इंसेक्ट की डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद पंखों का डेवलपमेंट हुआ, फिर के अंदर पंखों में फ्लेक्शन मैकेनिज्म डेवलप हुई और फिर इसके अंदर पीपल स्टेज है वो डेवलपमेंट हुई और अंत में कारपेंटर नामक एंटोमोलॉजिस्ट ने ये ब्रीफ जैसे क्लासिफाई किया है इसको फाइलम जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सब फाइलम हेक्सापोडा। इसके अंदर इन्होंने 2 क्लास को इंक्लूड किया है। क्लास फर्स्ट एंटोग्नेथा और एंटोग्नेथा में जो ऑर्डर है दैट इज प्रोट्यूरा, डिप्लूरा एंड कोलम्बोला। और क्लास इंसेक्टा जो है इसके अंदर इन्होंने 3 सब क्लास का जैसे जिक्र किया है। सब क्लास फर्स्ट मोनोकोंडाइलिया, सब क्लास सेकेंड एटेरिगोटा, सब क्लास थर्ड टेरिगोटा। और टेरिगोटा के अंदर 2 इंफ्रा क्लासेस हैं, पेलियोप्टेरा और नियोप्टेरा। और नियोप्टेरा के अंदर ये सुपर ऑर्डर है एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। तो ये एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन है विच इज प्रपोज्ड बाय कारपेंटर। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट दिखाया एवोल्यूशन इवेंट्स का, जिसमें फॉसिल्स के रूप में लार्वी और अडल्ट का जैसे जिक्र किया गया और मॉडर्न इंसेक्ट में पेलियोप्टेरा और नियोप्टेरा का जैसे जिक्र किया गया। ये अलग अलग ऑर्डर्स में पंखों की बनावट कैसी होती है, पंखों में शिराएं कैसी होती है, पंखों का टेक्सचर कैसा होता है। तो एक बहुत ही सुंदर ये फिलोजेनिक ट्री है और इस तरह का जो वर्क है इसमें एक पूरा पीएचडी वर्क भी हो सकता है। ये अगेन वही इवोल्यूशनरी ग्राफ को जैसे दिखाया इसमें सबसे पहले जैसे इंसेक्ट है इसके अंदर जाइगेंटोमा का जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इसमें टेरिगोटा जैसे बने, टेरिगोटा में पैलियोडिक्टियोप्टेरा, इसके बाद ये एफिमेरोप्टेरा, नियोप्टेरा, यूमेटाबोला, होला मेटाबोला, हाल्टेरिया। तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से ये ग्राफ जैसे यहाँ पर इंडिकेट किया है। और ये विंग एक्सपर्ट साइंटिस्ट है जिसमें मेनली चैपमैन, चैपमैन है वो दुनिया के जाने माने एंटोमोलॉजिस्ट हैं और इनकी एक पुस्तक भी है इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसके अलावा कॉम्स्टॉक और नीथम, कॉम्स्टॉक नीथम ने पंखों में जो शिरा विन्यास कैसे होता है उस पर काफ़ी रिसर्च करी है। और ये ओवरऑल आज का अपना टॉपिक दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस पे मैंने आज आपसे चर्चा करी है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।